हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं 2025 हिंदी विषय के पेपर में, तो मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर को आप तैयार कर लो, क्योंकि इस पेपर का मैं फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बताऊंगा। सभी प्रश्नों को हल करके बताऊंगा, किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है, सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करा दूंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे 70 में 70 का स्कोर कर सकते हैं आज के इस मॉडल पेपर को करने के बाद। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 801 एचडी कोड का मॉडल पेपर है, हिंदी विषय का मॉडल पेपर है। समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए, और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अगला कह रहा है निर्देश, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभाजित रहेगा। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आपको कहां पर भरना होगा, OMR उत्तर पत्रक पर। चाहे आप नीले पेन से भरें या काले पेन से, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप काले पेन से ही OMR को भरिएगा, लेकिन पेन कैसा होना चाहिए, बाल पॉइंट वाला पेन हो, जेल पेन से आपको OMR सीट नहीं भरनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला है नोट, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR सीट में ही उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको ना तो आप काट सकते हैं, ना ही इरेजर और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, एक बार आपने जो गोला काला कर दिया सो कर दिया, अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अगला है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अगला निर्देश है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा के सभी प्रश्नों को भी मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी है, सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है, और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आपको नहीं पता है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उसके पीछे आप समय नष्ट ना कीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, ये नहीं करना है कि आप बोर्ड एग्जाम में प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो आप सत्तारी यानी तो आप उसके पीछे अपना समय नष्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बहुविकल्पी अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों अमृत राय कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक प्रश्न से कई प्रश्न बता दूंगा ताकि आप अच्छी तैयारी कर सको 2025 बोर्ड एग्जाम की। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी की। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और कलम का सिपाही
के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है ए वाला ऑप्शन अमृत राय। चलिए दूसरा प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? सबसे पहली बात तो आप जान लो कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? नाटक विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, जय शंकर प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र यदि प्रश्न आ जाए किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह मेरे प्यारे बच्चों क्या है? उपन्यास है, जैसा कि प्रश्न के स्टार्टिंग में ही लिखा है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यह जो उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। यहाँ पर राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, बी वाला ऑप्शन सही होगा, विष्णु प्रभाकर जी। प्रश्न अगला है, गोदान किस युग की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि गोदान किस युग की रचना है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गोदान जो है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं इस रचना के लेखक। तो आपको बताना है गोदान किस युग की रचना है। मैंने यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उत्तर जरूर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हैं? तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, नीरजा के रचनाकार कौन हैं? तो नीरजा और यामा ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी की। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है, द्विवेदी युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है? तो द्विवेदी युग की कालावधि या समय सीमा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। द्विवेदी युग की कालावधि या समय सीमा है सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी या 1920 ईस्वी तक। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विवेदी युग के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न आता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है मेरे प्यारे बच्चों सन 1943 ईस्वी। और तार सप्तक का प्रकाशन या संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जरूर तैयार कर लेना। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी और तार सप्तक के संपादक कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी थे। चलिए अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समय सीमा है। यह ऐसा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि 2025 में जरूर पूछा ही जाएगा। शुक्ल युग की समय सीमा है मेरे प्यारे बच्चों सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी के मध्य का समय क्या था? शुक्ल युग के नाम से जाना जाता था। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत यानी तुम्हारे बिना जीते हुए हमें कितने दिन हो गए हैं? बहुत दिन हो गए हैं। तो किसी के बिना जब आप जीते हैं या किसी से बिछड़ कर आप रहते हैं, मान लीजिए आपके माता पिता हैं या कोई स्नेही बंधु है या कोई और है,
आगे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब किसी के बिना आपको जीना पड़े तो यहाँ पर क्या होगा, आपको शोक होगा। और शोक है किस रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रघुनंदन के जो है वियोग में बहुत दिन तक जीते रहे लोग। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है करुण रस। चलिए, करुण रस का स्थायी भाव मैंने आपको बता दिया, शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव भी आप लोग याद कर लेना, क्रोध है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो मैंने आपको बताया ना कि कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे तो एक एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है आप सभी से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर है उपमा अलंकार। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जहाँ पर किसी वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से या व्यक्ति से समानता या तुलना की जाती है, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं। तो सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन सही होगा। 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, पहले और तीसरे चरण में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 11 मात्राएं होती हैं। तो क्लियर हो गया ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दीर्घ आ, जिसे आप बड़ा आ भी कह सकते हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, माता पिता में समास क्या है। तो यहाँ पर माता की भी प्रधानता है जो कि पहला पद है, और पिता की भी प्रधानता है जो कि दूसरा पद है। और जहाँ पर दोनों पदों की क्या हो, प्रधानता हो, या दोनों पदों की बराबर वैल्यू हो, वहाँ पर होता है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा समास, वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। बी वाला ऑप्शन सही होगा। और जब इनका विग्रह करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, माता और पिता लिखा जाएगा। जब इनका समास किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माता पिता हो जाएगा और साथ में योजक चिन्ह भी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रसून पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा। तो युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, त्वयी हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितने भेद, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के मेरे प्यारे बच्चों भेद होते हैं, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, 8 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तुमसे सोया नहीं जा सकता। वाक्य में वाच्य क्या है। तो तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य है सी वाला ऑप्शन, भाववाच्य। प्रश्न संख्या 20 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ए वाला ऑप्शन, अक्षर या वर्ण। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अक्षर या वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलिए अब बारी आती है खंड बा, जो कि है वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित। 50 नंबर के प्रश्न आएंगे खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्रश्न आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों पहला गद्यांश है यहाँ पर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछा जाएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी
तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस गद्यांश का पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना है आप सभी को इसका संदर्भ? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर आपको हेडिंग क्या डाल देना है? प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 1 डाल दीजिएगा। और जिस गद्यांश को आप हल कर रहे हैं तो उसके शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखिएगा और अंतिम के शब्दों को भी काले पेन से लिख दीजिएगा। सेम इसी तरह से जैसे कुशंग का जोर, फिर डॉट डॉट, लास्ट के शब्द हैं उन्नत की ओर उठाती जाएगी। फिर इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे। संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिख दें। के गद्य खंड में संकलित पाठ का नाम क्या है? मित्रता। पाठ का नाम भी काले पेन से लिखिएगा। शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम भी आप जो है काले पेन से लिखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है। चलिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद क्या लिखी जाएगी व्याख्या? शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि किसी भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है गद्यांश का युवा पुरुष की संगति। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। युवा पुरुष की संगति यानी बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर क्या कर लेगी? अग्रसर कर लेगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पर वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें आपसे छूट सकती हैं। चलिए यहाँ पर अथवा में भी गद्यांश है, इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि क्या पता आपकी बोर्ड परीक्षा में कौन सा गद्यांश आ जाए। तो यहाँ पर गद्यांश है अथवा में, ईर्ष्या से बचने का मानसिक उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, और जिस दिन उसे उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न गद्यांश का संदर्भ लिखना है। कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा, क्योंकि मैं अथवा आपको सॉल्व करके बता रहा हूं तो 1 अथवा में सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख लेना, फिर लास्ट के शब्दों को लिख लेना। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गद्यांश का दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी? दिनकर जी कहते हैं कि मन ही उन विचारों से युक्त होता है जो ईर्ष्या को जन्म देते हैं। व्यक्ति मन को निर्मल रखे तो ईर्ष्या से मुक्ति रह सकता है। यदि कोई ईर्ष्यालु है तथा उसके विकार में मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह व्यर्थ की बातें ना सोचा करें। मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन से उसके अंदर रचनात्मक तरीके से अपने ईर्ष्यालु बनने का कारण को दूसरा करने की जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना
कम कर देगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। लेखक का कहना है कि ईर्ष्या से बचने के लिए व्यर्थ की बातें सोचना बंद करके अपने अभाव की पूर्ति का रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 है। कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का क्या करना है आपको, यानी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करना है। 6 नंबर का आएगा प्रश्न। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। पहला प्रश्न है, यहाँ पर उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना है आप सभी को, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल लीजिएगा, फिर पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखिएगा, जैसा कि लिखा है यहाँ पर, चरण कमल बंदो, फिर डॉट डॉट करने के बाद अंतिम के शब्दों को लिख देना, बंदो तेहि पाई। फिर इसके बाद संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। तो ये हो गया इसका संदर्भ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग भी आपको लिखना है, किसी भी पद्यांश का हो प्रसंग जरूर लिखिएगा। इस पद में भक्त कवि सूरदास, यहाँ पर कवि होगा भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं पूरे पद्यांश की जो है व्याख्या आपको बता दूं, तो यहाँ पर व्याख्या क्या हो जाएगी, सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा जब हो जाती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर अथवा में भी पद्यांश है, वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। आप लोग ये दोनों पद्यांश तैयार कर लेना, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। रानी मैं जानी या जानी महा, यहाँ पर महा होगा। पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहूँ काजू अकाजू ना जान्यो, कहो तियको जहि कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किम कै बनवासु दियो है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, इसका पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यदि आप अथवा का कर रहे हैं पद्यांश तो कैसे करना है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा डाल दीजिए, फिर इसके बाद पद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से, जैसे कि यहाँ पर हैं, रानी मैं जानी अजानी, फिर डॉट डॉट करके अंतिम के शब्दों को लिखना है, वनवास दियो है। फिर संदर्भ आप काले पेन से लिखिएगा। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत काव्य पद्यांश यानी काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, या इस तरह से लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित
कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। फिर प्रसंग भी आपको लिखना है। तो प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन हुआ है। अब बारी आती है यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। गांव की एक महिला कहती है कि मैंने समझ लिया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी हैं। उनका हृदय तो क्या है, पत्थर और वज्र से भी कठोर है। उधर राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और केवल स्त्री के कहने पर इन्हें वन में भेज दिया। ये तो इतनी लुभावनी मूर्तियां हैं कि इनके बिछुड़ने पर उनके परिवार के लोग किस प्रकार जीवित रहे होंगे। हे सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य हैं, अर्थात सदैव दर्शनीय हैं। तो फिर इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है पद्यांश का, किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम वधुएं कह रही हैं कि जिस रानी ने इन लोगों को वनवास दिया है उनका या उसका हृदय क्या है, पत्थर की भांति कठोर है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर आपको मिलेंगे। मैं आपको दोनों संस्कृत गद्यांश को सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहला यहाँ पर है, ऐशा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है। गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिखना है काले पेन से और अंतिम के शब्द को लिखना है काले पेन से। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिख देना के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद आप लोग ध्यान दें यहाँ पर, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। चलिए यहाँ पर अथवा में भी यहाँ पर है गद्यांश, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। कह रहा है कि मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। चलिए इसका भी आप सॉल्यूशन यहाँ पर देख लें। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा काले पेन से लिखिएगा गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को। मानव जीवन से लास्ट में क्या है, अस्माकम संस्कृति। संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा। तो क्या होगा संदर्भ, यहाँ पर प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों इसका हिंदी अनुवाद आप लोग ध्यान दें। मानव जीवन का संस्कार करना ही क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी क्या हैं, संस्कृति हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। पहला पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। चलिए इसको कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 हेडिंग डालने के बाद पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखना, डॉट डॉट कर देना और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिखना जैसा कि यहाँ पर लिखा है। फिर संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय पाठ का नाम काले पेन से रहेगा, संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका, सब सुखी हो
सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। चलिए अथवा में है यहाँ पर पद्यांश, सार्थः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सताः आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी आप लोग संदर्भ और हिंदी अनुवाद ध्यान दें। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा और पद्यांश के शुरुआत के और लास्ट के शब्दों को काले पेन से लिखेंगे। फिर इसके बाद संदर्भ आप लोग ध्यान दें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम काले पेन से लिख दीजिएगा। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? हिंदी अनुवाद होगा कि धन परदेश में रहने वाले का मित्र है, पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वाले का मित्र है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों लेखकों का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। 6 का के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जन्म कब हुआ? सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? अगोना, जो कि बस्ती जिले के अंतर्गत है उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल और शिक्षा इन्होंने इंटर तक प्राप्त की। रचनाएं इनकी चिंतामणि, विचारवीथी, रसमीमांसा, त्रिवेणी आदि। मृत्यु कब हो गई? 20 फरवरी 1941 ईस्वी को। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप जरूर लिखें, चाहे जिसका जीवन परिचय लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे जीवन परिचय क्या हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई। अगला है यहाँ पर, शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली किंतु किसी कारण से छोड़ दी। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए और मेरे प्यारे बच्चों, स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया और साथ ही बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। कब परलोकवास हो गया? सन 1941 ईस्वी में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इनका ही जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लें। 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का दूसरे नंबर पर है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय आप लोग जरूर देखें, जैसे कि जन्म कब हुआ तुलसीदास जी का? सन 1915, यहाँ पर नहीं होगा, सन 1532 ईस्वी में। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और इनकी भक्ति भावना राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी रामलला नहछू, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि हैं और तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई सन 1623 ईस्वी में। चलिए इनका जीवन परिचय क्या हो जाएगा? हेडिंग आपको डाल देना है जीवन परिचय।
तो तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान का इनका जन्म जो है एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का क्या नाम था, हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनकी रचना का नाम रामचरितमानस आपको लिख देना है। बस 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर मैं वही श्लोक आपको बताऊंगा जो पेपर में नहीं आया है, इस मॉडल पेपर में। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानात सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा और यहाँ पर शहर की सफाई है, तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। अथवा में प्रश्न है, आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताऊंगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। शहर की सफाई है, तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। कैसे आपको लिखना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप अपने एड्रेस को भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर दिया है डेमो के रूप में, इसको भी आप लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर विषय आप लोग जरूर डाल दीजिएगा, किस विषय पर आपको लिख रहे हैं या किस विषय पर आप लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, महोदय कॉपी के इस साइड में लिखेंगे, निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है। नालियों में गंदा पानी और नालियों में क्या हो गया है, गंदा पानी फैल रहा है, जिससे दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों की फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक बाजार, जो कि नगर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है, नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने के लिए आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। वह क्या करते हैं, वह इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते और दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका प्रभाव पड़ गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अतः आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आगे आपको लिखना है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वस्थ कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें, ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और बीमारियों के घर वृद्धि संभव हो सके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है। उसके पहले मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉपी के इस साइड में आप भवदीय लिख देंगे और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देंगे, दिनांक आपको डाल देना है और प्रभाकर पांडे अन्य व्यापारीगढ़ चौक, इस तरह से आप नाम डाल सकते हैं। अपना नाम आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कहीं नहीं लिखना, ये चीज़ ध्यान रहे। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, इसका उत्तर होगा
वाराणसी गंगायाः नद्या कूले स्थिता, यानी गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा प्रश्न, वीरः केन पूज्यते, तो इसका उत्तर होगा वीरः वीरेण पूज्यते। तीसरा प्रश्न है, वातात् शीघ्रतरम किम अस्ति, तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मनः वातात् शीघ्रतरम अस्ति। और चौथा यहाँ पर प्रश्न है, विद्या केन वर्धते, मेरे प्यारे बच्चों इसका जो है राइट आंसर क्या आएगा विद्या केन वर्धते का, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विद्या अभ्यासेन वर्धते। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 10 है जो कि 7 नंबर का आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा छात्र जीवन में अनुशासन पर निबंध कैसे लिखना है। 2025 बोर्ड परीक्षा में भी यह प्रश्न आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निबंध कैसे लिखना है, तो कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, रूपरेखा आपको तैयार करनी है जिसके अंतर्गत प्रस्तावना, अनुशासन से तात्पर्य, अनुशासन का महत्व और मेरे प्यारे बच्चों विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण तथा उपसंहार। तो चलिए प्रस्तावना के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। विद्या ददात विनयम के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव होता है, किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहां विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए वहां घोर अनुशासनहीनता अपना दानवी दामन पसारे क्रूरता भरा अट्टहास कर रही है। चारों ओर उच्छृंखलता का ही बोलबाला है, ना अध्यापकों में गुरु की गारंटी है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं अपनी जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसी तरह से लिखिएगा, चारों ओर उच्छृंखलता की ही बोलबाला है, यानी का ही बोलबाला है, ना अध्यापकों में गुरु की महिमा है और ना छात्रों का शील स्वभाव। चलिए दूसरी हेडिंग है यहाँ पर अनुशासन से तात्पर्य। तो अनुशासन से क्या तात्पर्य है, अनुशासन शब्द शास धातु से बना है जिसका तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रित करना होता है। विश्व के सारे कार्यकलाप चाहे वह जड़ से संबंधित हों अथवा चेतन से एक निश्चित समय से आबद्ध होते हैं। पृथ्वी सूरज चंद्रमा नियमानुसार नित्य एक निश्चित गति से चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित अवधि पर ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इनका नियंत्रण करता दिखाई नहीं पड़ता, किंतु ब्रह्मांड का कण-कण अनुशासन में आबद्ध होता है। मनुष्य सामाजिक और वैज्ञानिक नियमों से नियंत्रित होता है। तो ऋतुएं काल से क्या हो जाती हैं, तो ऋतुएं काल से नियंत्रित हैं। यदि नियंत्रण का ये भाव टूट जाए तो विश्व भर में बर्बरता व्याप्त हो जाए और संसार प्रलय के कगार पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम हेडिंग है उपसंहार। अतः विद्यालयों में व्याप्त इस घोर अनुशासनहीनता के निराकरण के लिए उपाय सोचना होगा। छात्रों में असंतोष को दूर करने के लिए उसके सभी अभाव को दूर करना होगा। भावी जीवन के प्रति उसे आश्वस्त करना होगा। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्यों को समझाना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। पूरे पेपर को सॉल्व कराया है मैंने। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।